नेपाल में भीषण बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। 1000 से ज्यादा लोगों के गायब होने की खबर है, तो दूसरी तरफ 400 से ज्यादा सैलानियों के भी कोई ठिकाने नहीं मिल रहे, यानी वो लोग भी गायब हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पूरे मामले की निगरानी खुद अपने हाथ में रखी है और राहत और बचाव कार्य में आदेश दिया है कि किसी भी तरह की कोई कमी न रखी जाए। लिहाजा सेना, पुलिस के साथ ही दूसरे महकमों का भी साथ लिया जा रहा है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। बिहार के कई सारे इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की, सम्राट चौधरी से, तो वहीं पूरे मामले पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की, टेलीफोन किया और पूरे मामले की जानकारी ली और आश्वासन भी दिया कि किसी भी तरीके की जरूरत अगर पड़े और सहयोग की आवश्यकता अगर हो तो भारत मदद करने के लिए तैयार है। जानकारी ये भी आ रही है कि राहत और बचाव कार्य में भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, जो तबाही हुई है उससे लोग उबर सकें। आपको बता दें कि नेपाल में जब भी बाढ़ आता है तो सीधा असर उसका भारत पर पड़ता है और उसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो बिहार पर पड़ता है। बिहार की नदियों में उफान आ जाता है। इस समय बिहार के तमाम इलाकों में सुरक्षा को देखते हुए रेड अलर्ट जारी करके शासन प्रशासन काफ़ी चौकस हो चुका है। विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चीन में ग्लेशियर फटने से पड़ोसी देश नेपाल में भयानक बाढ़ आई और इसके वजह से इसका असर बिहार पे पड़ने वाला है और बिहार के जो नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं यह काफ़ी प्रभावित होने वाला है। जैसा कि बताया गया है कि बाढ़ की वजह से नेपाल में बाढ़ की वजह से गंडक में जो वहाँ पे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है उसमें लगभग 3 मीटर पानी इसमें आना है। इसके वजह से सुरक्षा के लेकर के जो है प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया गया है जिससे किसी भी प्रकार की नुकसान लोगों को नहीं हो और बताया गया है कि लोग जो है जो निचले इलाके में हैं वह ऊपरी जगह पे चले जाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनसे जो है बात करेंगे कि क्या जानकारी मिली है आपको इसके बारे में। इसके बारे में जानकारी हुई है कि पानी मतलब भारी मात्रा में आएगा और अलर्ट रहने के लिए नेपाल से भारी मात्रा में पानी आएगा। तो इस तरह से लोगों को जो सतर्क रखने के लिए कहा गया है कि आप लोग ऊपरी जगह पे जाकर शरण ले और पैनिक भी नहीं होना है और सुरक्षित रहना है। चंद्रमणि कुमार, न्यूज नेशन के लिए हाजीपुर से। वाराणसी में पिछले 48 घंटे से बारिश रुकी हुई है, पर वो एक रात की बारिश का जो असर है वो अभी तक नहीं जा रहा है। ये कॉलोनियां देखिए अभी भी पानी में डूबी हुई है, घर जो है पानी में डूबे हुए हैं, वाहन पानी में डूबे हुए हैं, लोग घरों में ताला लगाकर सुरक्षित स्थान की तरफ रुक कर चुके हैं। दूसरी तरफ नगर निगम दावे जरूर कर रहा है पर अभी तक पानी निकल नहीं रहा है। अब देखिए 2 दिन बाद नगर निगम की तरफ से ये पंप भेजा गया है ताकि ये पंप लगाया जा सके और पानी की निकासी हो सके, पर अभी भी ये पूरा जो अधिकतर घर है वो पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई साहब, कितनी परेशानी हो रही है इस समय आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो नीचे के फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे परिवार पलायित कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं और घर डूबे हुए हैं। महामारी की आशंका है क्योंकि लगे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं और बीमारियां फैल रही हैं। निकासी तो हो रही, लेकिन ये कैसे हर साल इस तरह से पानियाँ लग जाती हैं, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। सोल्यूशन चाह रहे हैं, आपको आगे लेकर चलेंगे। जहाँ पर ये लोग पंप लगा रहे हैं उसके थोड़ा आगे चलिए, देखिए क्या हाल है कि यहाँ पर जहाँ एक तरफ चारों तरफ गंदगी का अंबार है, वहीं पानी इस तरीके से फैला हुआ है जैसे कि तालाब बन गया हो। ये तस्वीर जैसा देखिए कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी जमा हो गया है, घर के सामान तैर रहे हैं, गाड़ियाँ किस तरीके से पानी में डूब रही हैं और आसपास का इलाका जो है पूरी तरीके से कूड़े में तब्दील है। जल जमाव बहुत ज़्यादा है, ऐसे में मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां फैल सकती है, महामारी फैल सकती है और इन सब के बीच पानी निकालने का रास्ता अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तस्वीर जो है आपको दिखाते हैं, ये देखिए किस तरीके से
यहाँ पर स्थितियाँ विषम हो गई हैं। ये वाराणसी के इलाका है, ये बड़ी गैबी का, और यहाँ पर ये स्थिति देखिए, यहाँ पर पूरा घर ही डूब गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ है तो पानी है। किसी तरीके से लोग ऊंचाई पर जा रहे हैं, पानी के बीच में पूरा सामान बह रहा है। और ये हालात तब है जब 48 घंटे हो गए हैं बारिश से रुके हुए, और 48 घंटे के बाद भी स्थितियाँ जो है वो नॉर्मल नहीं हो पा रही है। पूरा इलाका जो है पानी से भरा हुआ है, कूड़ा है, महामारी फैलने की आशंका है। और अभी तक 48 घंटे से अधिक समय हो गया पानी को बंद हुए, पर पानी की निकासी अभी तक नहीं हो पा रही। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। झांसी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है, वहीं झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले हाजीपुरा के मुख्य मार्ग पर पानी भर जाने की वजह से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को मुख्य मार्ग पर पानी भर जाने की वजह से 3 गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है, जहां से मुख्यालय महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और बताया गया है कि इस 3 गांव की आबादी लगभग 7,000 की है, जो मुख्य मार्ग पर पानी भरे होने की वजह से गांव के लोगों को गांव में ही कैद होकर रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आपातकाल स्थिति में गांव के लोगों को पानी भरे रास्ते से जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गांव के लोगों को मदद दिलाए जाने की मांग की है। सहयोगी कैमरामैन सत्यमपुरी के साथ रवि परिहार, न्यूज़ स्टेट, झांसी। बीती रात तेज मूसलाधार बारिश के चलते महोबा शहर और ग्रामीण इलाकों में जलमग्न की समस्या उत्पन्न हो गई। महोबा शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पूरी तरीके से पानी भर जाने के कारण लोगों के मकान और दुकानों में पानी भर गया। लोगों की दुकानों में रखा सामान इस पानी के चलते बर्बाद हो गया है, तो वहीं लोगों के मकान में रखा हुआ अनाज का सामान पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गया। इस बारिश का असर महोबा के दिलबईतरा स्थित पुलिया के पास देखने को मिला, जब पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हीरे सागर तालाब का पूरा पानी रास्ते पर आ गया। तकरीबन 1.5 से 2 फीट के ऊपर से सड़क से पानी बहता रहा, जिस कारण आवागमन को बाधित करना पड़ा है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों को एहतियात के तौर पर वापस खेल आराम से निकाला गया है। दरअसल महोबा से इसी रास्ते से होते हुए रेलवे स्टेशन यात्री पहुंचते हैं, ऐसे में यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पुलिस ने तमाम बच्चों को और यात्रियों की मदद करते हुए उन्हें एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने का काम किया। वहीं महोबा के लक्ष्मणनगर तिराहे के पास भी जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिस कारण वहाँ पर तकरीबन 300 ऐसे मकान हैं जहाँ पर पानी भर जाने से लोगों का सामान बर्बाद हो गया। ऐसा ही नज़ारा महोबा के आलमपुरा मोहल्ले में देखने को मिला, जहाँ 200 ऐसे मकान थे जहाँ पर जलमग्न हो जाने से गृहस्थी के सामान के साथ साथ अनाज, कपड़े आदि गरीब परिवारों के पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। इरफान पठान, उत्तर प्रदेश, महोबा। नोएडा के थाना सेक्टर 24 इलाके में एक 7वीं क्लास के छात्र की उसी के साथियों ने निर्मम हत्या कर दी। जन्मदिन के बहाने पार्टी करने के लिए बुलाया और सेक्टर 54 स्थित जंगल में गला दबाकर 16 अगस्त को हत्या कर दी। उसके बाद उसकी मां लगातार थाने चौकी के चक्कर काटती रही और 24 तारीख की शाम को लावारिस हालत में शव मिलने के बाद जब शनाख्त की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ कि उसके 2 दोस्त जिनका नामजद FIR दर्ज कराई गई थी, उसके अलावा एक अन्य की भूमिका भी संदिग्ध इसमें नजर आई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, अभिरक्षा में ले लिया है। मामले में 3 लोग हिरासत में लेने की बात कर रही है पुलिस। क्या कार्रवाई साथ में? मैं इनकाउंटर चाहती हूँ, जो मुझे इंसाफ चाहिए। उसका भी मर्डर, मेरे बच्चे को मर्डर कर दिया है, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। और हम कुछ नहीं मांगते, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने अंतिम संस्कार अभी नहीं किया है, कब तक नहीं करेंगे? मैम, मेरा जब तक कि मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिलेगी, उसका इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करूँगी। हम क्या जवाब अपने बच्चे को दूंगी? हमारा 13 साल का बच्चा, एक ही बेटा, 2 बेटी, रक्षाबंधन का मेरा बच्चा, बेटी है इंतजार, 2 बेटी, मेरे 1 बेटा है 13 साल का। मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, किसको राखी बांधेगी?
तीनों नाबालिगों द्वारा इस हत्या को अंजाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इन लोगों के बीच में जो पार्टी हुआ करती थी उस पार्टी के पैसे के बंटवारा और पैसा लेने की बात से ना देने की बात से नाराज हुए थे और नाराज होने के बाद गला दबाने की कोशिश की और गला दबाने की कोशिश में हत्या हो गई। हत्या करने के बाद तीनों जो नाबालिग हैं आरोपी वो फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों को अभिरक्षा में ले लिया है। अभिरक्षा में लेने के बाद पूछताछ की जा रही है और इस बात की भी जाँच की जा रही है कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए कब से रणनीति बनाई जा रही थी, जन्मदिन का बहाना क्यों मनाया गया और किसी हथियार का भी इस्तेमाल किया गया था। इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आई है कि केवल पार्टी में खर्च हुए पैसे के लेन देन को लेकर इस घटना को अंजाम दे दिया गया। मृतक भी इस पूरे मामले में नाबालिग है और जो आरोपी हैं वो भी नाबालिग हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। रक्षाबंधन के पवित्र और पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की मातृशक्ति को सौगात दी है। शासन के स्पष्ट निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, महिला यात्री के साथ एक पुरुष सहयात्री परिजन को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यह सुविधा 27 अगस्त की सुबह से शुरू होकर 29 अगस्त की रात 12 बजे तक यानी कुल 3 दिनों के लिए पूर्णतः प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान बहनें बिना किसी आर्थिक भार के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। साथ ही महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए बस अड्डों पर एंटी रोमियो स्क्वाड को पूरी तरह से मुस्तैद रखने और यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। नारी सम्मान और सुरक्षा के प्रति योगी सरकार की यह प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय मानी जा रही है। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनौली बॉर्डर स्थित बस अड्डे से ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा दादरी में, जहां बस स्टैंड पर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहनों के लिए तोहफा दिया है, यानी कि रक्षाबंधन पर जो तोहफा है ये यूपी रोडवेज बसों का तोहफा, यानी कि 27 तारीख की रात से और 28 तारीख की रात तक जो बहनें होंगी, जो महिलाएं होंगी, उनके लिए जो बस सेवाएं होंगी वो यूपी रोडवेज में फ्री होंगी। हम इस समय मौजूद हैं रोडवेज स्टैंड पर। लगातार देखेंगे महिलाएं हैं जो अपने घर जा रही हैं, अपने भाई के यहाँ राखी बांधने जा रही हैं। लगातार कहीं ना कहीं कोई दिल्ली से चलकर तो कोई कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो अपना ऑफिस है उनकी छुट्टियां लेकर अपने घर लौट रहे हैं, अपने परिवार के साथ घर लौट रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहन जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा नाम रेखा चौहान है और मैं जा रही हूँ उत्तर प्रदेश मैनपुरी जी, यानी कि रक्षाबंधन पे। रक्षाबंधन। आपको जानकारी हुई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहनों के लिए यूपी रोडवेज बस से तोहफा दिया? हाँ जी, हाँ जी, पता है। तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है, सब लोगों के लिए फ्री बस जा रही तो अच्छा ही लग रहा है। रक्षाबंधन की तैयारी को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है और लगातार परिवहन विभाग ने सख्त आदेश दिए हैं चालक परिचालक को बहनों की निगरानी के लिए, और लगातार एक टीमें भी निगरानी के लिए कहीं ना कहीं अलर्ट की है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आने वाले रक्षाबंधन में पूरी तरीके से बहनों की सुरक्षा होगी और यूपी रोडवेज बस से 27 यानी कि 27 की रात से और 28 की रात तक बहनों के लिए निःशुल्क यूपी रोडवेज बस सेवा रहेगी। लोटार से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। सरकार एक तरफ लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा की शुरुआत करती है तो ऐसे में विपक्ष कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि आधी आबादी की जंग दोनों ही तरफ से जारी है और सब जानते हैं कि पिछले कई चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और यूं कहा जाए तो सरकार बनाने में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। एक तरफ सरकार ने 60 वर्ष की ऊपर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शुरू की तो उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए एक खास योजना आज उन्होंने घोषित किया कि उनकी सरकार बनने के बाद महिलाओं को 40,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा और हर साल इसमें बढ़ोतरी होगी। तो देखा जाए तो आधी आबादी को लेकर के जहां सत्ता पक्ष अपनी योजनाएं शुरू कर रहा है तो वहीं विपक्ष भी अपनी योजनाओं को जनता तक बता रहा है कि उनकी सरकार बनेगी तो इस आबादी का ख्याल वो भी रखेंगे। अब सवाल यही है कि इस चुनावी साल में कौन किसके पक्ष में जाता है, ये चुनाव ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को लेकर के जहां पर हिजाब को पहनने पर आपत्ति जताई गई और उसे लेकर के जो फैसला आया है, MIM के प्रमुख ओवैसी ने कहा है कि ये कोर्ट का भी अगर हम फैसला देखें तो कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक नहीं है और संविधान का अनुच्छेद 19 खासतौर पर फंडामेंटल राइट से जो जुड़ा हुआ है उसको देखते हुए हाईकोर्ट का ये फैसला ठीक नहीं है। उन्होंने इसका विरोध भी जताया है और इस पर दिए हुए फैसले पर अफसोस भी दिखाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। साइबर जालसाज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने का मामला हो या डिजिटल अरेस्ट करने का मामला हो। लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी लोग साइबर जालसाजों के चंगुल में फंस रहे हैं। ताज़ा मामला सेक्टर 128 का है, जहां एक वकील की पत्नी को साइबर ठगों द्वारा डिजिटल अरेस्ट रखा गया और 4 दिनों तक अलग अलग तरीके से धमकी देते रहे जेल भेजने की। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते रहे और शुरुआत में टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति ने फ़ोन किया और कहा कि उनके मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस का कथित अधिकारी द्वारा कहा गया कि उनका आधार कार्ड, उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनका मोबाइल नंबर मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्तेमाल हुआ है तो उनको जेल भेजा जाएगा। लिहाजा इसी बात की धमकी देकर 17,60,000 रुपये अपने अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफ़र करा लिए। जब पैसा ट्रांसफ़र करा लिया, उस पैसे को वापस देने की बात साइबर जालसाजों द्वारा जांच के बाद कही गई थी, लेकिन उसके बाद संपर्क तोड़ लिया। किसी को भी इस पूरे घटनाक्रम को ना बताने की हिदायत भी दी गई थी। लिहाजा ठगी के बाद जब वकील की पत्नी ने अपने पति से इस पूरे मामले की जानकारी दी तो उनको एहसास हुआ कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है। अब साइबर क्राइम थाने में पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने की बात कर रही है। जो पैसा बैंक खातों में डलवाया उसको फ्रीज कराने की कार्रवाई भी पुलिस करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा जो आरोपी हैं वो कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर लगातार राजधानी लखनऊ की सड़कों पर नजर आ रहा है और हर बार नए नए तरीके के पोस्टर वार हम देखते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी पर कंज तसा गया है कि सबको गाली सबका अपमान, यही है समाजवादी पार्टी की पहचान। और इसके आगे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो कि सपा प्रमुख भी हैं और साथ में शिवपाल यादव के उन बयानों को जिक्र किया गया है जो उन्होंने समय समय पर विवादित दिया था और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के इन नारों को वो समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम देखें कि राजनीति हो, सियासत हो, चुनावी साल हो, इस तरह के बयान कहीं ना कहीं मुद्दा बन करके फिर सामने आ जाते हैं, कभी पोस्टर वार बन करके और कभी सियासत का मुद्दा बन करके। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और उस आदेश में कहा है कि मंदिर में जो चढ़ावा ऑनलाइन आए या फिर गुल्लक में, उस पर केवल मंदिर का अधिकार है, कोई सेवायत या कोई अन्य व्यक्ति उस पर अपना अधिकार ना समझे। बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस ओर दलील दी और उन्होंने एक वीडियो कोर्ट के सामने रखा जिसमें देखा जा रहा था कि गुल्लक पे के पास खड़े होकर 3 लोग जो चढ़ावा आ रहा था उसको अपनी थैलियों में रख रहे थे। इस पूरे मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और आदेश पारित किया और साथ ही हाई पावर कमेटी को निर्देशित किया है कि इसका अनुपालन वहां पर निष्पक्ष तरीके से हो। मंदिर के चढ़ावे पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, या तो वो गोलक में जाएगा या फिर ऑनलाइन बांके बिहारी मंदिर के खाते में जमा होगा। अन्य व्यक्ति या कोई भी सेवायत गोलक के पास इस तरीके से जो धनराशि ले रहा है वो सरासर गलत है। न्यायालय का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति यदि चढ़ावा चढ़ाता है, दान देता है, वो चाहे डिजिटल माध्यम से हो चाहे फिजिकल माध्यम से हो, वो भगवान जी के खाते में जाए और एक एक पाई जो श्रद्धालु इस आशय से देते हैं कि वो भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वो भगवान जी का जो श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का खाता है उसमें ही जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसे अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी ना समझे, उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी ना समझे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे
आदेश के आने के बाद हाई पावर कमेटी किस तरीके से इसका अनुपालन करा पाती है। धानाजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, बांके बिहारी मंदिर। कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले विज्ञापन का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इसने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल जीवा ने जो विज्ञापन कृति सेनन को दिया था, अब उसको सभी प्लेटफॉर्म से वापस ले लिया गया है। उसके पीछे की वजह है कृति सेनन ने जो आउटफिट पहना हुआ था और इसके साथ ही अपने डॉगी को वो राखी बांधती हुई उस विज्ञापन में दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा था। हालांकि कृति सेनन ने जवाब देते हुए कहा कि असली भावनाएं कपड़ों से नहीं, जबकि पारंपरिक परंपराओं और भावनाओं से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो वहीं कृति सेनन के समर्थन में राहुल गांधी ने भी इंस्टाग्राम पर महिलाओं की स्वतंत्रता की बात कही थी, लेकिन जीवा ने ये साफ किया कि इस विज्ञापन से किसी भी विशेष वर्ग को अगर आहत पहुंची हुई हो तो उसके लिए वो माफी चाहते हैं और इसीलिए इस विज्ञापन को वो वापस लेते हैं। यानी सभी प्लेटफॉर्म से कृति सेनन का जो विज्ञापन था उसको वापस लेने का फैसला लिया गया है और उसे अब वहां से हटा लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ब्यूरोवेस्टनिक को डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। इसकी वजह है कि ये मिसाइल लो सरफेस में उड़ान भरता है, जिसके कारण रडार या इंटरसेप्टर इसे पहचान नहीं पाता, रीड नहीं कर पाता, इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। यहाँ तक कि रूस के इस मिसाइल के आगे बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो सकता है। ब्यूरोवेस्टनिक का इतिहास बेहद जोखिम भरा रहा है। साल 2019 में परीक्षण के दौरान बताया जाता है कि एक भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें 5 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए थे। ये घटना आर्कटिक क्षेत्र में हुई थी, लेकिन अब जबकि इस मिसाइल सिस्टम के सफल परीक्षण का दावा किया जा रहा है, तो दुनिया भर की महाशक्तियों में हथियारों के एक नए होड़ की संभावना भी जताई जा रही है। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने साफ किया है कि भारत के निशाने पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स नहीं था। वो किराना हिल्स जो कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का गढ़ माना जाता है, बल्कि भारतीय ड्रोन सरगोदा की तरफ रडार की तलाश कर रहा था और उसी ने उस साइट हिट किया जिससे धुआं उठा था। इस बयान के बाद फिर से किराना हिल्स चर्चा में है। के साथ मधुर कुमार, न्यूज स्टेट, यूपी, उत्तराखंड। कानपुर नगर निगम में करोड़ों का टेंडर घोटाला सामने आने के बाद जांच का सिलसिला शुरू हो गया है। मामले में 5 एफआईआर नगर निगम की तरफ से दर्ज कराई गई है, जबकि एक ठेकेदार की तरफ से 1 एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुल 6 एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी आज जांच करने के लिए नगर निगम पहुंची है। आप देख रहे हैं कि ये मुख्य अभियंता SF जैदी का कार्यालय है, जहाँ पर ADCP के नेतृत्व में पुलिस पहुंची है और बाकायदा जांच का सिलसिला चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्य अभियंता से लगातार बातचीत की जा रही है और तमाम कागजों और दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जिस तरीके से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, वो केवल ठेकेदारों के बस की बात नहीं थी। इस सिंडिकेट में अधिकारी भी शामिल थे और अधिकारी ठेकेदारों की मदद कर रहे थे। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब जांच का सिलसिला शुरू हुआ है और आनंद फानंद में एफआईआर दर्ज होने के बाद टीमें जो गठित की गई हैं वो जांच करने के लिए पहुंच रही हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं मुख्य अभियंता के कार्यालय की, किस तरीके से मुख्य अभियंता से बातचीत की जा रही है, उनसे जानकारी जुटाई जा रही है और यहाँ पर तमाम दस्तावेजों को देखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको दूसरी तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कार्यालय है मुख्य अभियंता का, वहाँ पर भी लगातार जाँच पड़ताल का सिलसिला चालू है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस तमाम दस्तावेज खंगालने के साथ साथ कंप्यूटर्स में भी जो जानकारियां हैं उन्हें देखने का प्रयास कर रही है। देखने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में जहां एक तरफ ठेकेदारों का कार्कस हावी था, किस तरीके से वो ठेका लेता था, किस तरीके से वो नगर निगम के अधिकारियों पर दबाव बनाता था, ये कहा जाए कि मिली भगत करके इन पूरे ठेकों को लिया जाता था। इसकी जाँच करने की कोशिश की जा रही है। टीमें ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि कौन कौन ठेकेदार इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास किया जा रहा है कि इन मामलों में ठेकेदारों के अलावा अधिकारियों की किस हद तक संलिप्तता है। दरअसल इस पूरे मामले में निकल करके ये सामने आया है कि जो ठेके हैं वो एक सिंडिकेट लेता था, पर्टिकुलर ठेकेदारों को ही ठेका मिलता था। इतना ही नहीं, बिलो ठेके नहीं उठाए जाते थे, रेट पर ठेके होते थे, जो रेट निर्धारित होता था उसी रेट पर ठेके किए जाते थे। जबकि बड़े ठेकों के अलावा छोटे ठेकों की अगर बात की जाए तो छोटे ठेके बिलों पर उठते थे, बड़े ठेके करंट रेट पर उठते थे और इस प्रक्रिया में कोई बाहर का आदमी शामिल ना हो, इसके लिए बाकायदा सिंडिकेट शामिल रहता था। फर्जी दस्तावेज दाखिल करके
प्लांट्स दिखाए जाते थे और इन प्लांट्स को दिखा करके फर्जी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे उसके आधार पर ठेकों को हथियाने का काम लंबे समय से किया जा रहा था। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और कानपुर में तमाम अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई। इस फटकार के बाद अधिकारी जागे हैं और अधिकारियों ने आनन फानन में कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है। एक तरफ पुलिस जहां मामले में जांच कर रही है, दरअसल एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो नगर निगम है उसके स्तर पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। एक बयान नगर आयुक्त का निकल करके सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें इस पूरे मामले में कोई भी जानकारी नहीं थी, जबकि सालों से ये सिंडिकेट इस नगर निगम में काम कर रहा था। करोड़ों के ठेके लिए गए। आपको बता दें कि तमाम ठेकेदारों को अब ब्लैक लिस्ट किया गया है और साथ ही साथ उनसे रिकवरी किए जाने की बात कही जा रही है। तमाम जो ठेके थे, क्योंकि वो सिंडिकेट के जरिए लिए जाते थे, तमाम व्यवस्थाओं को दरकिनार करके लिए जाते थे। ऐसे में कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है और तमाम ऐसे काम जो इन ठेकेदारों के द्वारा किए गए हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। आपको बता दें इस मामले में 2 ठेकेदारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं कई लोग पुलिस की रडार पर हैं। उनकी तलाश के लिए छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान का, न्यूज़ स्टेट कानपुर।